नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यूपी 12वीं बोर्ड के पेपर लीक होने का मामला, निलंबित डीआईओएस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। पहले भी आरोपों में घिरे रहे हैं निलंबित डीआईओएस। हरदोई तैनाती के दौरान शिक्षक भर्ती में फंसे थे। बीएसए रहते हुए भी डीआईओएस का चार्ज ले रखा था। जौनपुर में शिक्षक भर्ती धांधली में नाम आया था। निलंबित डीआईओएस पर पत्नी की नियुक्ति कराने का भी आरोप है। तो अपनी कामकाज को लेकर तो सवाल रहे ही, साथ ही साथ पत्नी को भी नियुक्त करवाने में बड़ी भूमिका रही और ऐसे आरोप उनके ऊपर लगते रहे। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति कराने का आरोप है। तो बड़ी खबर यह है कि डीआईओएस भ्रष्टाचार से उनका पुराना नाता रहा है, निलंबित उन्हें कर दिया गया है। और अब खबरें ये मिल रही हैं कि कई बार उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। यूपी 12वीं बोर्ड के पेपर लीक होने का ये मामला है। निलंबित डीआईओएस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। अब सवाल ये कि जब भ्रष्टाचार से ऐसा पुराना नाता जिसके साथ रहा हो, उसे इतने बड़े पद पर बिठाना और उसके बाद 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हो जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही, कोताही तो बढ़ती गई है। पहले भी आरोपों में घिरे रह चुके हैं निलंबित डीआईओएस। हरदोई तैनाती के दौरान शिक्षक भर्ती में फंसे थे। इस पूरी खबर पर बात करते हैं। प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रियम, सवाल ये कि जब भ्रष्टाचार से पुराना नाता रहा है निलंबित डीआईओएस का, तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी जाती है? बिल्कुल, देखिए, ये सभी जो है वो जांच के बिंदु हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ऐसे अधिकारी को दी जाती है जिस पर पहले से ही इतने सारे आरोप लगे हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और ये जो जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, ये ऐसे पद हैं जिन पे पूरे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर पूरा दामोदार होता है। स्कूलों की जिम्मेदारी होती है डीआईओएस जैसे पदों पर। तो क्यों आखिर उसमें इतना जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं पहले से ऐसे मामले, तो उनको ऐसे पदों पर जिम्मेदारी दी गई। तो ये कहीं ना कहीं सभी जांच के विषय हैं। फिलहाल कल उनको निलंबित कर दिया गया है। हरदोई में तैनाती के दौरान शिक्षक भर्ती में भी ये डीआईओएस जो थे वो फंसे थे। बीएसए रहते हुए भी डीआईओएस का चार्ज इन्होंने ले रखा था। जौनपुर में शिक्षक भर्ती मामले में जो धांधली था उसमें इनका नाम आया था। तो निलंबित डीआईओएस की जो पत्नी है उन पर भी नियुक्ति करने का आरोप था। तो कहीं ना कहीं विवादों से पुराना नाता रहा है। और अब जो ये जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं देखना होगा इन सभी चीजों को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि खुद मामला पूरा मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में लिया है और खुद उस पर व्यक्तिगत रूप से नजर बना के रखे हुए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी जिम्मेदार है और जिनकी वजह से ये पूरा पेपर लीक हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पर भी लापरवाही हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके देखना होगा क्या कुछ चीजें जांच में निकल के सामने आती हैं। एसटीएफ को इस पूरे मसले की जांच जो है वो सौंपी गई है। एसटीएफ इस पर जो है सभी पहलुओं को देख रही है। फिलहाल अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो एसटीएफ की तरफ से की जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, पेपर लीक होना। हमने देखा था पिछली बार जब सरकार थी तो विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, और सरकार बनते ही अगर इस तरीके के पेपर लीक के मामले फिर सामने आते हैं तो सवाल उठेंगे फिर से। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए सवाल उठेंगे और बड़ा सवाल। 24 जिलों में पेपर लीक होने का मामला, पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद जैसे ही अधिकारियों को उसकी भनक लगी, एक हड़कंप मचा अधिकारियों में भी। तुरंत जब उस पेपर को जो है मुख्यालय से मैच कराया गया तो वो पेपर सही पाया गया। जो पेपर आने वाला था तो उस पेपर को जरूर रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है, कौन सी जिम्मेदार रहा है, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। फिलहाल डीआईओएस बलिया को निलंबित कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसटीएफ ने रिमांड में लेकर उनसे सभी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक पत्रकार भी बलिया के हैं, उनको भी पुलिस ने अपने रिमांड में लिया हुआ है। और इन सभी जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जांच की जा रही है। तो क्या अभी इस मामले को लेकर किसी की प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से या फिर ट्वीट के जरिए? देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो कल ही आ गई थी। जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था तो विपक्ष एक सुर में जो है सरकार पर लापरवाही के जो है वो आरोप लगा रहा था कि कई सारी जो परीक्षाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर नकलविहीन कराने का जरूर सरकार दावा कर रही है, लेकिन सभी परीक्षाएं जो है पेपर पहले ही आउट हो जाता है, पेपर होने से पहले ही। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मसले में अंकुश लगाने में नाकामयाबी उसको लगातार हासिल हो रही है। तो इस तरीके के आरोप जो है
वो कल ही बयानबाजी जो है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी की तरफ से देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम पाठक तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले की जांच हो रही है, कई लोग की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। भाकपा माले के सदस्यों का कहना है कि बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी कारण सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रही है। उसी को लेकर माले के सदस्यों और मार्शल आउट किया गया है। विधानसभा में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर हंगामा एक बार फिर देखने को मिला। सीपीआई एमएल के 12 विधायकों को बाहर कर दिया गया। सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। तो बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। भाकपा माले के सदस्यों का कहना है कि बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के कारण सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर माले के सदस्यों को मार्शल ने आउट कर दिया। है वो अमृत महोत्सव मना रही है। माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री 23 अप्रैल को आ रहे हैं जगदीशपुर बाबू की कुंवर सिंह को सम्मानित करने के लिए। 1857 के महानायक बाबू कुंवर सिंह के परपोते की हत्या कर दी गई। परसों दिन हत्या हो गई। कल जो है परसों राजदेव पासवान की हत्या हो गई। महिला को रेप करके नंगा घुमाया जा रहा है। रोज इन दुकानों में हत्या और लूट हो रही है, खास करके सोना चांदी के दुकानों में। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार में शराबीकरण हो रहा है। पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की घटना हो रही है, दुकानदारों की हत्या हो रही है और फिर इसके साथ साथ एक खाप पंचायत की तरह मधेपुरा में एक दलित युवती के साथ रेप की घटना होती है। उसका वो प्रतिवाद करती है तो पूरे पंचायत लगा करके उसको नंगा घुमाया जाता है, पीटा जाता है। मार्शल आउट इसलिए किया गया कि हम लोग बहस चाहते थे कि पूरे बिहार में जो हत्या का सिलसिला है उस पर रोक लगे। हम लोग ये बहस चाहते थे कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जाकर के 2 लड़कों के झगड़ा में वो आपको दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। शराबीकरण हो रहा है। पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की। आपने क्या कुछ कहना है सीपीआई एमएल के विधायकों का? विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ है। सड़क से सदन तक कानून व्यवस्था को लेकर संग्राम नजर आया है। लगातार जिस तरीके से लूट, बलात्कार, हत्या की घटनाएं आए दिन बिहार में सामने आ रही है, उसके बाद सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पटना से जुड़ चुकी हैं रजनी शर्मा। रजनी, कानून व्यवस्था को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम दिख रहा है। बिल्कुल रजनी, बताते चलो कि 1 साल पहले की परिपाटी आज फिर से विधानसभा में दोहराई गई। आज चूंकि विधानसभा के इस बजट सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन वही परिपाटी दोहराई गई जो आज से 1 साल पहले यानी विधानसभा के पिछले बजट सत्र में दोहराया गया था। सदन में बिल पे हंगामा करते हुए जो माले के विधायक है वो वहां पहुंचे तो उनका ये कहना था कि बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपराधिक घटनाओं को लेकर और दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो बिल्कुल रजनी आपसे बात करेंगे। बहरहाल जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें ये जो सीपीआई एमएल के विधायक हैं, भाकपा के विधायक हैं, सदस्य हैं, जो इन लोगों ने अंदर जाकर अपराध को लेकर सरकार से सवाल जवाब किया। लेकिन जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो देखिए हाथ पैर पकड़कर बाहर लाकर नीचे जमीन पर पटक दिया गया। जी रजनी बताइए। बताते चलो कि आज से 1 साल पहले भी ऐसी ही परिपाटी दोहराई गई थी और आज एक बार फिर से वही परिपाटी दोहराई गई है। ये कर सदन की मांग को लेकर जेल में आ गए कि इनका ये कहना था कि बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं या फिर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ये कार्य सदन से आ रहे थे आज के लिए। और चूंकि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है इस बजट सत्र का, तो अपने कार्य सदन की मांग को लेकर जब ये तमाम विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे कार्य सदन की मांग को लेकर, तो विधानसभा अध्यक्ष ने पहले इन्हें शांत रहने को कहा और उसके बाद इन्हें जब
विधायक यहाँ अभी पिछले 1 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। बताते चलो कि जिस दरमियान उन्हें मार्शल आउट किया जा रहा था, उसमें एक विधायक सुदामा प्रसाद है जिन्हें टांग पर बाहर लाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें थोड़ी जब झटका गया और उन्हें बाहर लाया गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अभी अभी एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। तो बताते चलो कि उसी दरमियान मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, क्योंकि तमाम विधायक थे वो लगातार नारेबाजियां करते रहे। और ये जो कांग्रेस सदन की मांग को लेकर मार्शल आउट हुआ है, ये आज माले के विधायकों का हुआ। और कल बताते चलो कि कल AIMIM के विधायक का भी हुआ था। तो जो तमाम माले के विधायक है वो अभी जहां विधानसभा परिसर में सदन के ठीक बाहर धरने पर बैठते हैं। रजनी, जब से कार्रवाई शुरू हुई है, सदन में कार्रवाई से ज्यादा चर्चा हंगामे को लेकर होती है। बिल्कुल, हंगामा कोई एक दिन की बात नहीं है, हंगामा हर दिन होता था, हर दिन इस तरह के प्रस्ताव रखे जाते थे और विपक्ष द्वारा सदन के बाहर नारेबाजियां की जाती रही। लेकिन ये पिछले 2 दिनों से यानी कल और आज जिस तरह की कार्यवाहियां हुई है, ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि पिछले साल जब ये हुई थी तो इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था, काफी हलचल हुई थी और एक बार फिर से उसी परिपाटी को दोहराया गया है। पिछले साल इसी तरह विधानसभा सत्र की खत्म होने से 1 दिन पहले मार्शल आउट किया गया था तमाम विपक्ष के विधायकों को, और इस बार टुकड़े टुकड़े में किया गया है। AIMIM के विधायकों को कल किया गया था मार्शल आउट और आज तमाम माले के विधायकों को किया गया। तो ये सही परिपाटी नहीं है। बिहार विधानसभा में जब विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो इस तरह से मार्शल आउट करना वाकई एक दुखद घटना है। और ये जो तमाम विधायक है, इनका ये कहना है कि सदन के अंदर अगर इनकी बातों को नहीं सुना गया तब ये सड़कों पर आंदोलन करेंगे और अंदर से आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे और अपने क्षेत्र की मांगों को सदन के अंदर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अगर सदन में इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो ये आंदोलन अभी इनकी सड़कों पर ऐसे ही। माननीयों के साथ जो बर्ताव किया गया वो दिख रहा है, कैसे खींचकर बाहर निकाल दिया गया है। अब इसके बारे में रजनी, आपसे क्या बातचीत हो पाई है सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से? देखिए, सदन शुरू होने के बाद ये कार्यवाहियां हुई है, जैसे सदन शुरू हुई वैसे ये कार्यवाहियां हुई और उन्हें सदन के बाहर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि सदन अंदर चल रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग अब तक बाहर नहीं आए हैं। जब बाहर आएंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि उनसे भी उनका पक्ष जानने का। लेकिन जो दृश्य हमने आपको दिखाया वो दृश्य अपने आप में सारी कहानियां खुद से बयां करता है कि किस तरह से सदन के बाहर माननीयों को घसीट कर निकाला जा रहा है। यानी अगर सदन में विपक्ष अपने मुद्दों को रखना चाहता है तो किस तरह से उन्हें मार्शल आउट किया जाता है। ये एक नई परिपाटी बिहार विधानसभा में शुरू हुई है, जो पिछले बजट सत्र से शुरू हुआ था। तो ये लगा था कि पिछले बजट सत्र में इत्तेफाकन हुआ होगा, लेकिन इस बार उसी परिपाटी को दोहराना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार में जब विपक्ष अपनी बातों को रखता है तो उन्हें सदन से ना सुनकर और इस तरह से मार्शल आउट करके विपक्ष की आवाजों को दबाया जाता है। रजनी, आप बता रही हैं कि वहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं, लग रहा है कि आगे भी ये मुद्दा गरमाएगा और संग्राम जारी रहेगा सदन में। बिल्कुल, देखिए बीच बीच में उनकी आवाजें आ रही है, वो नारेबाजियां कर रहे हैं तमाम माले के विधायक। और मैंने बताया कि एक माले के विधायक की तबीयत भी खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल के ले जाया गया है। लेकिन जो तमाम विधायक है यहाँ कई धूप में बाहर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि लगातार हम ऐसे ही आज पूरे दिन बैठे रहेंगे, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है। तो अगर सदन में हमारी बातों को नहीं सुना गया, दूसरी पाली में हमारी बातों को नहीं सुना गया और हमें ऐसे मार्शल आउट करते रहा गया, तो अब हम अपने आंदोलन को, चूंकि सदन में नहीं सुना जा रहा है, तो इन्हें सड़कों पर हम अपने आंदोलन को लेकर उतरेंगे। अब इनकी सड़कों के आंदोलन को कौन सुनता है, ये देखने वाली बात होगी। रजनी, शुक्रिया रजनी शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा में ये हंगामा हुआ और वो तस्वीरें पहुंचाई गई हैं। बहरहाल विधानसभा के इस हंगामे के बाद सवाल ये उठता है कि अपराध और कानून जैसे अहम मुद्दे पर सरकार क्या बच रही है चर्चा करने से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और अपराध हो रहे हैं, लग रहा है आने वाले वक्त में मुद्दा गरमाएगा। बहरहाल अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बेहतर काम करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अगर विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा बेहतर नहीं हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से की खास बातचीत। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका पोर्टफोलियो मिल चुका है, उन्हें वन मंत्रालय जैसा विभाग यहाँ पर दिया गया। सर, सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया था, अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सर अब? क्योंकि वन विभाग आपको मिला, सबसे बड़ी चुनौती फायर फॉरेस्ट की है, क्योंकि लगातार आज ही अपर मुख्य सचिव को बुला करके उनको निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि को रोकने के लिए एक तो तत्काल निर्देश जारी करें कि इसके लिए संबंधित DFO जो हैं वो जिम्मेदार होंगे, कि वनाग्नि
से वनों को और आम आदमी के जीवन को खतरा न हो, और इसके लिए अगर कहीं पर कुछ इक्विपमेंट्स के लिए आवश्यकता है तो तत्काल इसमें धन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसे इक्विपमेंट्स भी दिए जा सके जिससे वनाग्नि पर तत्काल उस पर रोक लग सके। सर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम पे क्योंकि लगातार बड़ी घटनाएं होती थी, पिछली बार भी जैसे घटना हुई थी बड़ा नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा था उन संप्रदायों, इस बार के लिए क्या कुछ, क्योंकि विभाग दावे बहुत सारे करता है सर कि तैयारियां बहुत सारी हो चुकी है। देखिए इसमें बड़ा ये भी रहेगा कि हम उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी को भी देखें, चाहे इसमें ड्रोन की मदद लेनी पड़े कि ताकि शुरुआती दौर पर ही आग लगने की उसकी सूचना मिल सके, तो उसके बारे में भी मैं कहीं ना कहीं प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ एक वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको अगर उनके खिलाफ जांच चली और जांच उनके खिलाफ सही पाई गई है तो ऐसे लोगों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पत्रावली तैयार करें, ताकि ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सके। साथ ही जो देखिए हम लोगों का काम है जनसेवा, जहाँ पर्यावरण को बचाए रखना, वनों को बचाए रखना जिम्मेदारी है, वहाँ वन विभाग आम आदमी के जीवन में हर्डल पैदा न करे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आम आदमी को वन विभाग के कारण कोई परेशानी ना हो, और एक पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा ताकि जो वन भी बचे और आम आदमी के जीवन से जो वन से उसको आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो। सर प्रदेश की जनता उस सुबोध उनियाल को जानती है जिन्होंने कृषि को स्टॉप पे ले जाने का काम क्या था, मुकाम दिया था, कई पुरस्कार मिले थे, इस बार वन के लिए भी क्या सर वही चीज़ें रहेंगी ताकि फिर से पुरस्कार मिल सके? देखिए मेरा काम है जो भी काम दोगे उसको करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, और निश्चित रूप से वन विभाग में हर व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने के अवसर के लिए मैं समझता हूँ प्रयास करूँगा, ताकि वन विभाग के बेहतर निर्णय और वन विभाग में जो क्षमता है उसको हम राज्य हित में उसका उपयोग कर सकें। सर एक आखिरी सवाल, ये विधानसभा का सत्र होता है, बिना विपक्ष ये कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ क्या सर चीज़ों पे लेकर विपक्ष की जो ये नाकामी है सत्ता पक्ष के प्लस पॉइंट है? देखिए ये कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस आप जानते हैं कि पिछली बार भी 4-4.5 साल तक सोई रही, आखिरी 6 महीने में कुंभकर्णी नींद से उठी, और अंतरकलह में इतना अंतरकलह कांग्रेस के अंदर है कि वो नेता प्रतिपक्ष चुने न चुने मैं समझता कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष की बात को बाकी लोग नहीं मानते थे, तो अंतरकलह से ट्रस्ट कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इसलिए इस बारे में बहुत मैं समझता हूँ सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और अगर विपक्ष का अपना धर्म नहीं निभाता तो उसकी मैं समझता हूँ कुछ जनता की सेहत पसंद नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। ये कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जो विभाग दिए गए उसको गंभीरता के साथ आगे बढ़ाएंगे, और जनता की जो सेवकता उस सेवकता को साथ लेकर विभाग को एक उन्नत बनाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। इधर समाज कल्याण व परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता योजनाओं को धरातल पर उतारने की होगी। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से की खास बातचीत। 4 बार के विधायक और धामी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्री चंदन रामदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभागों का आवंटन हो गया, चुनौतियां काफ़ी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी पूरा करना है, क्योंकि 2025 के लिए एक बेहतर राज्य की कल्पना की है प्रधानमंत्री मोदी ने। किस तरीके से मंत्री जी पूरा कर पाएंगे, सरकार पूरा कर पाएगी? सर कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास इस समय हैं? मुझे पहली बार कैबिनेट में आने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक चुनौती का सवाल है, जो मेरे पास विभाग हैं वो विभाग चाहे समाज कल्याण हो, चाहे लघु उद्योग हो, खादी ग्रामोद्योग हो, चाहे परिवहन हो, ये बहुत से ऐसे विभाग हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। और समाज कल्याण तो इतना बड़ा सेक्टर है, उस समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, एससीपी, टीएसपी, आयोग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, इनके माध्यम से समन्वय करके समाज कल्याण विभाग को एक ठोस और बढ़िया विभाग बना सकते हैं। जहाँ तक परिवहन का सवाल है,
परिवहन में रोडवेज सेक्टर एक घाटे का सेक्टर है। जब रोडवेज उत्तराखंड को अलग हुआ तभी घाटा हुआ था, मगर हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेहनत करके घाटा पाटने की कोशिश करी। मगर जब एक कोरोना काल आया उसके कारण रोडवेज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, छोटी गाड़ी वाले हों, उनको भी प्रोत्साहन राशि के माध्यम से मदद करने की कोशिश करी। मगर रोडवेज के कर्मचारियों को अभी तनख्वाह की दिक्कत आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया उनके तनख्वाह के लिए जारी कर दिया है। हमारा जो तनख्वाह वाला, वेतन वाला जो बैकलॉग है वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो फिर मैं विभाग की समीक्षा भी करूंगा और ऊर्जावान अधिकारियों को काम दूंगा और अपने कर्मचारी जो हैं उनमें भी ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करूंगा, उनके संगठनों से बात करूंगा और मैं समझता हूं कि सबके समन्वय से रोडवेज का घाटा भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाएं अंतिम छोर पर पहुंचाने की योजनाएं सरकार की जरूरत है, लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो योजनाएं तो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि आप तो खुद इतनी दूर से आते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि पेंशन योजना फैलाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा प्रयास होगा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ शिविरों के माध्यम से त्वरित गति से वहीं पर समाधान होगा, क्योंकि संकल्प और समाधान इस सरकार का उद्देश्य है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए तत्काल उनके जो समस्या उसका समाधान होगा। 100 दिन के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है? क्या कुछ करने जा रहे हैं? अभी विभागों की समीक्षा करूंगा, सभी विभागों के अधिकारियों से बैठ के समन्वय करके रोड मैप तैयार करके 100 दिन में मेरे विभागों में कुछ आपको अच्छा दिखेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। 2025 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक उत्कृष्ट राज्य के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात कही थी। उस दिशा में आप लोगों की क्या योजना है? उत्कृष्ट राज्य के लिए रोजगार की आवश्यकता है। जब तक हम स्वरोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, जो हमारे पलायन बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए मेरे पास सूक्ष्म मध्यम उद्योग और ग्रामोद्योग है। मैं चाहता हूं कि स्थानीय जो हमारा उत्पाद है, जो वन संपदा है, जड़ी बूटी है, कृषि है, उद्यान है, इनसे होने वाला जो उत्पादन है, जब तक उसको स्वरोजगार और लघु उद्योग और गृह उद्योग में बदलकर लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक 2025 का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने बेरोजगारों को रोजगार दे सकें तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य होगा उत्तराखंड को समृद्ध राज्य बनाने में। धन्यवाद सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बाकायदा सरकार के तमाम मंत्री जो है बेहतर तरीके से काम करने की योजना बना रहे हैं, जो 100 दिन में दिखाई भी देने लगेगी। अब देखना होगा कि 100 दिन में कितना बेहतर काम राज्य सरकार के मंत्री कर पाते हैं। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। तो नए मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना होगा। बहरहाल इंडिया वॉइस के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर, खबरें जारी रहेंगी।